हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर साइकोलॉजी क्लासेस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक नया टॉपिक की इश्यूज इन पर्सनैलिटी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। ये टॉपिक मैं इग्नू की मास्टर्स इन साइकोलॉजी के फर्स्ट ईयर से पढ़ा रहा हूँ। सब्जेक्ट का नाम है पर्सनैलिटी थ्योरीज एंड असेसमेंट। सब्जेक्ट कोड है MPC 003 और आज हम पढ़ेंगे ब्लॉक 1 का यूनिट 4 और चैप्टर का नाम क्या है, की इश्यूज इन पर्सनैलिटी। तो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। सबसे पहले आता है इसका इंट्रोडक्शन। तो अभी तक हमने पर्सनैलिटी के बारे में, उसकी थ्योरीज, असेसमेंट कैसे करते हैं, ये सब चीज़ें पढ़ ली हैं। लेकिन साइकोलॉजी में अभी भी कुछ बड़े क्वेश्चंस हैं जो रिसर्चर्स बार बार पूछते हैं। तो सबसे पहला सवाल ये है कि पर्सनैलिटी कहाँ से आती है। क्या हमारे जीन से, मतलब पेरेंट्स से मिली चीज़ें हैं, या फिर इन्वायरमेंट से आती है, जैसे हमारे घर, स्कूल, सोसाइटी से। मतलब हम जैसे हैं उसमें नेचर का ज़्यादा रोल है या नर्चर का। ये क्वेश्चन बहुत आता है अभी भी। दूसरा सवाल आता है हमारी बिहेवियर किस चीज़ पे या किस चीज़ से डिसाइड होती है। क्या कोई भी इंसान अपने पर्सनैलिटी की वजह से ऐसा बिहेव करता है या सिचुएशन की वजह से। जैसे कि मान लीजिए अगर कोई इंसान जनरली बहुत शांत है लेकिन क्रिकेट मैच में जब वो क्रिकेट देखता है तो एकदम लाउड हो जाता है, तो क्या ये उसकी पर्सनैलिटी है या सिचुएशन का इफेक्ट है। ठीक। तीसरा सवाल यह आता है कि पर्सनैलिटी को कैसे स्टडी करें। क्या हमें हर इंसान को एक यूनिक केस की तरह देखना चाहिए, जैसे आप अपनी क्लास के हर बच्चे को अलग समझते हैं, इस तरीके से देखना चाहिए, या हमें जनरल पैटर्न्स बनाने चाहिए जो सब पर अप्लाई हो जाए, जैसे कोई कॉमन फॉर्मूला। तो क्या ऐसे करना चाहिए या फिर यूनिक स्टडी करना चाहिए, यूनिक केस समझना चाहिए। चौथा सवाल यह आता है कि कल्चर का क्या रोल है पर्सनैलिटी में। सोचिए, इंडिया और अमेरिका के लोगों की जो सोच है और रहने का तरीका है वो कितना अलग है। क्या कल्चर भी डिसाइड करता है कि इंसान कैसा सोचेगा, कैसे बिहेव करेगा। क्या इसमें कल्चर का भी रोल होता है। और पांचवा सवाल, आज के टाइम में 5 फैक्टर मॉडल, जिसको बिग 5 ट्रेट्स, जो इतना पॉपुलर क्यों है। जो ओशन वाला जो मॉडल था, OCEAN वाला, जो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, जिसको बिग 5 ट्रेट्स कहते हैं और 5 फैक्टर मॉडल भी कहते हैं। तो ये मॉडल जो 5 ट्रेट पर बेस्ड है, ओपननेस, कंसियसनेस, एक्स्ट्रावर्जन, एग्रीएबलनेस, न्यूरोटिसिज्म, इसको लोग इतना पसंद क्यों करते हैं, ये पांचवा सवाल है। तो इस यूनिट में इन्हीं सवालों को हम एक्सप्लोर करेंगे। मतलब हम देखेंगे कि अलग अलग साइकोलॉजिस्ट और रिसर्चर ने इन इश्यूज़ को कैसे समझाया, कौन से एक्सपेरिमेंट किए और कैसे आंसर दिया इन सब चीज़ों का। तो स्टार्ट करते हैं अब एक एक करके सारे मेथड्स, सवालों के जवाब ढूंढते हैं। तो सबसे पहले बात आती है जीन्स एंड पर्सनैलिटी। अब एक बहुत ही पुराना और फेमस डिबेट है साइकोलॉजी में, नेचर वर्सेस नर्चर। तो नेचर वर्सेस नर्चर जो कोर डिबेट है, ये है क्या। नेचर का मतलब है जीन्स, जो नेचुरली आपको मिलता है। मतलब हम जन्म से कुछ टेंडेंसीज लेके आते हैं, जैसे किसी का टेम्परामेंट काम है, किसी का थोड़ा एग्रेसिव है, तो ये सब जन्म से ही कुछ चीज़ें हम लेके आते हैं। नर्चर का मतलब है इन्वायरमेंट, मतलब हमारे माँ बाप, दोस्त, स्कूल, कल्चर और ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस जो हमें शेप करते हैं, वो है नर्चर। तो ये डिबेट को पॉपुलर बनाने वाले एक साइंटिस्ट थे, फ्रांसिस गैल्टन। वैसे इंटरेस्टिंग फैक्ट, फिंगर प्रिंटिंग और वर्ड एसोसिएशन टेस्ट का क्रेडिट भी उनको ही जाता है। फिंगर प्रिंटिंग और वर्ड एसोसिएशन टेस्ट भी इन्होंने ही बनाया था। तो आज के टाइम का मॉडर्न व्यू क्या है, नेचर और नर्चर दोनों मिल के काम करते हैं, ऐसा आज लोग बोलते हैं। बहुत टाइम पहले लोग नेचर पे ही ज़्यादा फोकस करके पर्सनैलिटी को डिफाइन करते थे, लेकिन आज के टाइम पे मॉडर्न व्यू क्या बोलता है, नेचर और नर्चर दोनों मिल के काम करते हैं। मतलब ये फाइट आइदर और वाली नहीं है, इसको हम कहते हैं इंटरेक्शनिज्म। ठीक। तो ये है नेचर वर्सेस नर्चर। अब आता है नेचर व्यू, इसको थोड़ा डिटेल में जानते हैं। नेचर व्यू यानी जीन्स और हेरिडिटी, जो आपको आपके जीन्स से, पेरेंट्स से मिलता है। तो सोचिए, आपने देखा होगा किसी के आंखों का रंग, बालों का रंग, ये सब सीधा सीधा जीन से मिलता है। जैसे पेरेंट्स के से मिलती जुलती आंखें होती हैं, बाल होते हैं और बहुत कुछ फिजिकल चीज़ें होती हैं जो आपको पेरेंट्स से ही मिलते हैं, जीन से मिलते हैं।
अब सवाल ये है, क्या पर्सनैलिटी के ट्रेट भी जीन्स से आते हैं? तो रिसर्च क्या बोलता है इसमें? रिसर्च बोलता है कुछ हद तक आते हैं, जैसे इंटेलिजेंस, टेम्परामेंट, टेम्परामेंट यानी काम या एग्रेसिव नेचर, उसके बाद एग्रेशन, और कई बार सेक्सुअल ओरिएंटेशन, जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन में जेनेटिक रोल हो सकता है, ये भी रिसर्च बोलता है। लेकिन एक बात यहाँ पे याद रखना है कि जीन्स जो है वो डेस्टिनी नहीं है, आपका भाग्य नहीं है। मतलब अगर आपके जीन्स में एक ट्रेट है तो ये फिक्स नहीं है कि आप वही बनोगे, इन्वायरमेंट भी उसे चेंज कर सकता है, ठीक है, क्योंकि इन्वायरमेंट का भी बहुत बड़ा रोल है। तो इसी वजह से साइंटिस्ट हमेशा कॉशन रखते हैं, ध्यान रखते हैं कि कहीं लोग जीन्स का मिसयूज़ ना कर लें। जैसे कि किसी के अंदर क्रिमिनल का जीन्स है तो वो बोल के जस्टिफाई कर देगा कि हाँ मेरा तो क्रिमिनल का जीन्स है तो मैं तो क्राइम ही करूँगा, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक। तो एक एग्जाम्पल जो बहुत डिस्कस होता है, गे जीन। तो कुछ स्टडीज सजेस्ट करती हैं कि सेक्सुअल ओरिएंटेशन में जेनेटिक का रोल हो सकता है, लेकिन ये एक कॉम्प्लेक्स चीज़ है, सिंगल जीन से एक्सप्लेन नहीं होती, ठीक है ना। अगला आता है नर्चर व्यू, इसको भी थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो ये जो है इन्वायरमेंट का रोल होता है नर्चर व्यू में। तो हमारे बिहेवियर को लर्निंग जो है शेप करती है, जैसे जैसे हम सीखते जाते हैं हमारा बिहेवियर शेप होता रहता है, चेंज होता रहता है। तो इसमें आता है क्लासिकल कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग क्या होती है? जैसे एक बच्चा अगर एक कुत्ते से डर गया और बाद में हर कुत्ता देख के डरने लगा, तो ये फियर इन्वायरमेंट से उसने सीखा, इसको बोलते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग। एक ही चीज़ देख के, वो कुत्ते से कुत्ता आपको डरा नहीं रहा है, लेकिन कुत्ते से आप डर रहे हो, एक कुत्ते से डरे तो आप सारे कुत्ते से डरने लगे, ठीक है, ये क्लासिकल कंडीशनिंग हो गया। ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या होता है? अगर आपको होमवर्क करने पे चॉकलेट मिलते हैं तो आपकी आदत लग जाएगी होमवर्क करने की, यानी रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट से बिहेवियर बनता है, ये ऑपरेंट कंडीशनिंग इसको बोलते हैं। और एक सॉलिड एग्जांपल देखते हैं आइडेंटिकल ट्विंस का। जो ट्विंस होते हैं, एक ही जैसे दिखते हैं, जो उनके जीन्स सेम होते हैं, लेकिन अगर उनको अलग अलग घरों में पाला जाए तो उनका बिहेवियर बिल्कुल आइडेंटिकल नहीं होता। ये प्रूव करता है कि इन्वायरमेंट भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो अब पढ़ते हैं ट्विन के ऊपर कुछ स्टडीज़ की गई हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। तो ट्विन्स के ऊपर कुछ स्टडीज़ की गई हैं, जैसे कि आइडेंटिकल ट्विन्स कौन से होते हैं? वो होते हैं मोनोजाइगोटिक, जो एक ही फर्टिलाइज्ड एग से ब्रेक होके दो जब बन जाते हैं तो उसमें से जो बच्चे पैदा होते हैं जो उस एग से, तो वो सेम जीन्स होते हैं, उनमें ऑलमोस्ट 100% सेम जीन्स होते हैं। जो फ्रेटर्नल ट्विन्स होते हैं, जिसमें कि हाफ जीन्स सेम होता है, 50% जीन्स सेम होता है, इसको बोलते हैं डाइजाइगोटिक। यानी दो फर्टिलाइज्ड एग से जब ट्विन्स बनते हैं, दो अलग अलग फर्टिलाइज्ड एग हैं, उनसे जो ट्विन्स बन रहे हैं उनको बोलते हैं फ्रेटर्नल ट्विन्स या डाइजाइगोटिक ट्विन्स। इनके हाफ जीन्स सेम होते हैं। तो रिजल्ट में ऐसा देखा गया है, तो मोनोजाइगोटिक ट्विन्स जो होते हैं, जो एक ही एग से स्प्लिट होकर बनते हैं, वो ज़्यादा सिमिलर होते हैं, एक ही जैसे लगभग ज़्यादा होते हैं। मतलब जीन्स का रोल तो है, इससे ये समझ में आता है। लेकिन एक और बात, दोनों ट्विन्स अलग अलग एक्सपीरियंस से गुजरते हैं, नॉन शेयर्ड इन्वायरमेंट, एक को अलग इन्वायरमेंट मिलता है, दूसरे को दूसरा, इसी वजह से उनमें फ़र्क भी आता है। जैसे कि एक ट्विन बहुत आउटगोइंग हो सकता है, दूसरा थोड़ा इंट्रोवर्ट हो सकता है, क्योंकि उनके लाइफ एक्सपीरियंसेस अलग अलग होते हैं। तो देखने को मिला है कि दोनों का रोल होता है, नेचर का भी और नर्चर का भी। कुछ एडॉप्शन स्टडीज़ भी की गई हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर किसी की बायोलॉजिकल जो मदर है वो शाई है और उस बच्चे को किसी ने अडॉप्ट कर लिया है, तो ये भी देखा गया है कि वो एडॉप्टेड चाइल्ड भी शाई हो सकता है, जो अपनी माँ से दूर रहता है, लेकिन वो माँ के जीन्स की वजह से, मतलब जेनेटिक का रोल इसमें है। लेकिन इन्वायरमेंट भी उतना इंपॉर्टेंट है। अगर बायोलॉजिकल और एडॉप्टिव दोनों फैमिलीज रिस्की हैं, जैसे स्ट्रेस या एंटी सोशल ट्रेट्स आते हैं, तो बच्चे का रिस्क और बढ़ जाता है। कुछ फैमिली स्टडीज़ भी की गई हैं, अगर एक फैमिली मेम्बर को डिप्रेशन, एंग्जाइटी है, रिस्क दूसरे मेंबर में भी ज़्यादा हो सकता है। तो जेनेटिक के जो साथ डीएनए टेस्ट और ऑब्जर्वेशन मिला के और क्लियर पिक्चर मिलती है। तो कहने का मतलब क्या है, जीन्स को समझो कि वो ब्लूप्रिंट की तरह है, जैसे घर बनाने का नक्शा। इन्वायरमेंट है बिल्डर और मटेरियल, जो उस नक्शे को शेप देता है। दोनों मिलके ही फाइनल जो है घर या पर्सनैलिटी बनाते हैं। इन शॉर्ट, जीन्स फाउंडेशन देते हैं, इन्वायरमेंट उसको मोल्ड करता है। तो पर्सनैलिटी इज इक्वल टू दोनों का एडिशन ऑफ जीन्स एंड इन्वायरमेंट, ठीक।
अब ये आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब कुछ कुछ कंट्रोवर्सीज हैं। सबसे पहले आता है द पर्सन सिचुएशन कंट्रोवर्सी। पर्सन सिचुएशन कंट्रोवर्सी क्या कहती है? सबसे पहले तो डिबेट स्टार्ट कैसे हुआ? तो एक टाइम पे साइकोलॉजी में बहुत बड़ी डिबेट हुई थी, क्या इंसान का बिहेवियर ज़्यादा डिपेंड करता है उसके ट्रेट्स यानी पर्सनैलिटी पे, या फिर सिचुएशन यानी इन्वायरमेंट पे। इसको बोलते हैं पर्सन सिचुएशन कंट्रोवर्सी। 1968 में वॉल्टर मिशेल ने ये जो है धमाका किया था, एकदम से ये चीज़ लेके आए थे। तो उन्होंने बोला ट्रेट्स जैसे कि ऑनेस्टी, काइंडनेस, कॉन्शियसनेस इतने स्ट्रॉन्ग प्रिडिक्टर्स नहीं होते हैं। रिसर्च में उन्होंने देखा कि ट्रेड और बिहेवियर के बीच में कोरिलेशन बस 0.20 या 0.30 है, जो बहुत वीक है। मतलब अगर कोई इंसान ऑनेस्ट पर्सनैलिटी का है, इसका मतलब ये गारंटी नहीं है कि वो हर जगह ऑनेस्ट बिहेव करेगा। इसलिए मिशेल का क्लेम था सिचुएशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रेड से। इसी को कहते हैं पर्सन सिचुएशन कंट्रोवर्सी। तो इसका काउंटर व्यू आया 1980s में। सेमर एप्स्टीन ने कहा ट्रेट्स बेकार नहीं है, बस आप गलत तरीके से देख रहे हो। अगर आप एक सिंगल बिहेवियर देखो, जैसे कि एक एग्जाम में चीटिंग, एक बार हेल्प करना, तो कोरिलेशन वीक होगा। लेकिन अगर आप पैटर्न्स और बिहेवियर ओवर टाइम देखो तो ट्रेट्स क्लियरली दिखते हैं। तो लेटर स्टडीज ने दिखाया कि कोरिलेशन 0.40 प्लस तक आते हैं। मतलब ट्रेट्स मैटर करते हैं, स्पेशली अक्रॉस डिफरेंट सिचुएशन और लॉन्ग टर्म में। उसके बाद आती है एग्जाम्पल स्टडी, जो ब्रूडी एंड एरलिकमैन ने किया था 1998 में। उन्होंने कंसेंससनेस यानी कोई कितना रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइज्ड इंसान है को 20 सिचुएशंस में टेस्ट किया। फिर उन्होंने 20 को डिवाइड करके 2 ग्रुप बनाए 10-10 के सिचुएशंस। हर ग्रुप का एवरेज कॉन्शियसनेस निकाला और कंपेयर किया। तो रिजल्ट क्या आया? स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन, मतलब कंसाइंसनेस जैसे ट्रेड्स हर सिचुएशन में कंसिस्टेंसी दिखाते हैं, बस एक मोमेंट पे मेजर करना गलत होगा। बिहेवियरल कंसिस्टेंसी इशू उसके बाद आता है। हार्ट, श्रोन एंड मे ने 1928 उन्होंने ऑनेस्टी को चिल्ड्रन में स्टडी किया। रिजल्ट क्या है? बच्चे हर जगह एक जैसे ऑनेस्ट डिसऑनेस्ट नहीं थे, सिचुएशन डिसाइड करती थी। जैसे कि एक बच्चा टेस्ट में चीट कर सकता है लेकिन गेम में रूल्स फॉलो करता है, तो ऐसा भी देखा गया। तो मिशेल का जो कहना था, इंसान अपने पास्ट रिइंफोर्समेंट और एक्सपीरियंस के बेसिस पे डिसाइड करता है कि सिचुएशन में कैसे बिहेव करना है। ठीक, यानी कि वो समझ जाता है, सीख लेता है और अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे डिसाइड करता है सिचुएशन के हिसाब से कैसे उसको बिहेव करना है। अब व्हेन डू ट्रेट्स वर्सेस सिचुएशन मैटर? कब ये मैटर करता है ट्रेट्स वर्सेस सिचुएशन? अगर सिचुएशन स्ट्रांग है, क्लियर है, जैसे फायर अलार्म बजा और सब भाग जाएंगे, सिचुएशन ज़्यादा मैटर करेगी, क्योंकि यहाँ पे आप सिचुएशन एकदम क्लियर है आपको कि फायर अलार्म बजा यानी कुछ खतरा है, आपको भागना है। अगर सिचुएशन एम्बिगस है, अनक्लियर है, जैसे पार्टी में सोशलाइज करना है या नहीं, तो पर्सनैलिटी ट्रेट्स ज़्यादा दिखते हैं। फर्स्ट वाले में आपको सिचुएशन ज़्यादा मैटर था, यहाँ पे पर्सनैलिटी ट्रेट्स ज़्यादा मैटर होते हैं जब आपको सिचुएशन क्लियर नहीं होती। तो बाद में मिशेल ने 1985 ने भी माना कि लोग कंसिस्टेंट पैटर्न्स दिखाते हैं स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ सिचुएशंस में, जैसे स्ट्रेस और कॉन्फ्लिक्ट में। मॉडर्न व्यू क्या कहता है इसके बारे में? इंटरेक्शनिज्म। आज की साइकोलॉजी कहती है ना सिर्फ ट्रेट्स, ना सिर्फ सिचुएशन, दोनों का कॉम्बिनेशन ही सही एक्सप्लेनेशन देता है। तो फॉर्मूला बनाया आज के टाइम पे, बिहेवियर इज इक्वल टू पर्सनैलिटी ट्रेट्स इनटू सिचुएशन। जैसे कि एक शर्मीला इंसान पार्टी में फोर्स्ड हो तो आउटगोइंग एक्ट कर लेगा, लेकिन लॉन्ग रन में उसकी शाइनेस हर जगह रिफ्लेक्ट होगी। यानी पार्टी में कोई बहुत फोर्स कर रहा है, डांस करो डांस करो, तो वो हो सकता है वहाँ पे थोड़ा दिखाए थोड़ा एक्सट्रोवर्टनेस, लेकिन लॉन्ग रन में जब देखेंगे तो हो सकता है वो शाई रहे, कम बोलना है उसको अच्छा लगता हो, या उसका नेचर वैसा ही हो। तो दोनों चीज़ें मिलके बिहेवियर को डिफाइन करती हैं, डिसाइड करती हैं। तो इंसान एक ऐसा टीवी है जिसका मॉडल नंबर यानी कि ट्रेट्स फिक्स होते हैं, लेकिन उसके चैनल कौन सा दिखते हैं वो रिमोट यानी सिचुएशन कंट्रोल करती है, कौन सा चैनल कब चलेगा। मतलब दोनों साथ में चलेंगे तभी पिक्चर क्लियर होगी। ठीक है, अब आता है इंटरेक्शनिस्ट अप्रोच, जो मॉडर्न व्यू है। तो पर्सन सिचुएशन डिबेट में दोनों तरफ के आर्गुमेंट थे। कुछ लोग बोलते थे ट्रेट्स ही सब कुछ डिसाइड करते हैं और कुछ बोलते थे सिचुएशन ही सब कुछ है।
इंटरेक्शनिस्ट अप्रोच एक मिडिल पाथ बन के आया, जिसमें कहा गया कि इंसान के बिहेवियर, ट्रेट और सिचुएशन दोनों का इंटरेक्शन है, जिसमें दोनों मिलके आपके बिहेवियर को बनाते हैं। मतलब ना सिर्फ हम कैसे इंसान हैं, बल्कि सिचुएशन को हम कैसे समझते हैं, दोनों मिलके डिसाइड करते हैं कि हम क्या करेंगे। तो कुछ एक्सप्लेनेशन इस तरीके से इसका है, जो पहले मैंने बताया, बिहेवियर इज इक्वल टू पर्सनैलिटी इनटू अप्रेजल ऑफ सिचुएशन। पर्सनैलिटी ट्रेट्स काफ़ी नहीं होते अकेले, सिचुएशन भी काफ़ी नहीं होता अकेले। इंपॉर्टेंट क्या है, हम सिचुएशन को कैसे इंटरप्रेट करते हैं। जैसे कि हाई सेल्फ मॉनिटर्स अपने बिहेवियर को सिचुएशन के हिसाब से चेंज कर लेते हैं, कम कंसिस्टेंसी दिखाते हैं। हाई सेल्फ मॉनिटर, जो हाई सेल्फ मॉनिटर जो अच्छे से अपने आप को मॉनिटर करते हैं। लो सेल्फ मॉनिटर्स जो होते हैं, जो कम मॉनिटर करते हैं अपने आप को, अपना असली ट्रेट हर जगह दिखाते हैं, ज़्यादा कंसिस्टेंसी होती है इनमें। यानी जिनके अंदर सेल्फ मॉनिटर हाई होता है वो अपने बिहेवियर को सिचुएशन के हिसाब से चेंज कर लेते हैं। जिनमें लो होता है सेल्फ मॉनिटर, वो लोग का जो अंदर ट्रेट है वही बाहर निकल के आता है। और ट्रेट्स हमेशा लॉन्ग टर्म चॉइसेस में रिफ्लेक्ट होते हैं। लॉन्ग टर्म में जब भी हम देखेंगे तो ट्रेट ही आपको देखने को मिलेगा। जैसे करियर पाथ हो, लाइफस्टाइल हो, रिलेशनशिप हो, तो उसमें ट्रेट्स का ज़्यादा देखने को मिलता है। तो रिसर्च में क्या एविडेंस मिला है? रिसर्च में ट्रेट्स और सिचुएशंस दोनों ही बिहेवियर प्रेडिक्ट करते हैं, ऐसा पाया गया है। कोरिलेशन क्या होता है? अराउंड 0.36 या 0.42 इसके आसपास होता है। मतलब दोनों की प्रेडिक्टिव पावर लगभग इक्वल है, आसपास ही है। अब आता है मिलग्रैम्स ओबीडियंस स्टडी। क्या है ये? 1960s में स्टैनली मिलग्रैम ने एक एक्सपेरिमेंट किया। पार्टिसिपेंट सोचते थे कि वो एक लर्नर को इलेक्ट्रिक शॉक दे रहे हैं जब वो गलती करता है। तो ये एक्सपेरिमेंट अगर आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। इसमें क्या होता था, 2 रूम में लोगों को बिठा दिया जाता था। एक तरफ का जो बंदा था वो करंट बढ़ाता था और दूसरे तरफ रूम में जो रहता था उसको करंट लगता था। तो पार्टिसिपेंट सोचते थे कि एक लर्नर को इलेक्ट्रिक शॉक दे रहे हैं जब वो गलती करता है, यानी दूसरी रूम में जो है वो कुछ गलत करता था, जवाब देता था, तो उसको इलेक्ट्रिक शॉक मिलता था। शॉक्स जो थे, इलेक्ट्रिक शॉक फेक थे, पर पार्टिसिपेंट्स को लगता था असली हैं और वोल्टेज बढ़कर 450 वोल्ट डेंजर तक चला गया। रिजल्ट क्या है? 65% पार्टिसिपेंट्स ने मैक्सिमम शॉक दिया, इवन दो वो अनकंफर्टेबल थे और लर्नर प्रोटेस्ट कर रहा था। यानी जो लर्नर था वो मना करता था कि करंट मत बढ़ाओ, मत बढ़ाओ। वो चिल्लाता था, चीखता था, अनकंफर्टेबल था। लेकिन जो दूसरे रूम में था उसको ऑर्डर दिया जाता था कि तुम शॉक दो, क्योंकि उसने गलती की है। तो ये दिखाता है कि सिचुएशनल प्रेशर, आपके ऊपर कोई प्रेशर अगर डाल रहा है, कोई आपका अथॉरिटी है जो आपके ऊपर है वो प्रेशर डाल रहा है, तो इंसान को अपने वैल्यूज़ के अगेंस्ट भी एक्ट करवा सकता है। यानी जो आप नहीं करना चाहते हैं वो भी आपसे करवा सकता है अगर सिचुएशनल प्रेशर आपके ऊपर डाला जाए तो। मिलग्रैम्स ओबीडियंस स्टडी आप यूट्यूब पे देखिएगा, बहुत ही मज़ेदार एक्सपेरिमेंट है और आपको समझ में आएगा कि अथॉरिटी का कितना इंपॉर्टेंस है और लोग किस तरीके से उससे डील करते हैं। सिचुएशनल प्रेशर कैसे लोगों को इम्पैक्ट करता है। अगला पॉइंट है रेजोल्यूशन ऑफ द डिबेट। ट्रेट्स एक सिंगल सिचुएशन में हर बार कंसिस्टेंट नहीं होते हैं। यानी ट्रेट्स जो है सिंगल सिचुएशन में चेंज हो सकते हैं, बदल सकते हैं, लेकिन लॉन्ग रन में अलग अलग सिचुएशंस में वो एक स्टेबल पैटर्न दिखता है। हैबिट जो है आपकी बन जाती है, तो लॉन्ग रन में वो आपको एक ही जैसे दिखती रहती है, चेंज नहीं होती ज़्यादा लॉन्ग रन में। लेकिन कभी कभी सिचुएशन के हिसाब से चेंज हो सकती है। सिचुएशन भी पावरफुल है, लेकिन उनका इफेक्ट हर इंसान पे अलग अलग होता है, डिपेंडिंग ऑन ट्रेट्स। कैसा किसका ट्रेट्स है उसके बेसिस पे वो सिचुएशंस के हिसाब से एक्ट करते हैं। आज के साइकोलॉजिस्ट कहते हैं पर्सनैलिटी इज इक्वल टू ट्रेट्स प्लस सिचुएशनल इन्फ्लुएंसेस, इसको बोलते हैं इंटरेक्शन। तो इंसान को समझना है तो ना सिर्फ उसका डीएनए ऑफ पर्सनैलिटी देखना है, ना सिर्फ उसके इन्वायरमेंट का प्रेशर देखना है। पिक्चर तब क्लियर होती है जब दोनों को एक साथ देखा जाता है। इंटरेक्शनिस्ट अप्रोच ने यह समझाया कि पर्सनैलिटी एक यूनिक पैटर्न है जिसमें स्टेबिलिटी भी होती है और चेंज भी, जो ट्रेट्स और सिचुएशन के इंटरेक्शन से बनता है, यानी बीच का मार्ग, मध्यम मार्ग जिसको आप कह सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है नोमोथेटिक वर्सेस इडियोग्राफिक अप्रोच टू पर्सनैलिटी। अब ये क्या है? तो पर्सनैलिटी को समझने के 2 तरीके हैं, नोमोथेटिक अप्रोच और इडियोग्राफिक अप्रोच। नोमोथेटिक अप्रोच क्या है? तो सबके लिए कॉमन रूल्स बनाने की कोशिश करना। आइडियोग्राफिक अप्रोच क्या है? एक एक इंसान को डीपली समझने की कोशिश करना। ठीक है,
यानी पर्सनैलिटी समझने के लिए आप क्या करते हो, एक रूल बना देते हो, आप सब कोसी में आप डाल देते हो और फिर आप समझने की कोशिश करते हो। वो नोमोथेटिक अप्रोच हो गया। दूसरी तरफ आप एक एक इंसान को डीपली समझने की कोशिश करते हैं, वो हो गया इडियोग्राफिक अप्रोच। यानी कि एक तरफ जनरल लॉज होते हैं जो सब पे अप्लाई होते हैं, और दूसरी तरफ यूनिक स्टोरीज होती हैं जो सिर्फ एक इंसान के लिए ट्रू होती है। अब नोमोथेटिक अप्रोच मानता है कि पर्सनैलिटी मेजर और कंपेयर की जा सकती है। ज़्यादा फोकस होता है स्टेबिलिटी और जीन्स पर, इन्वायरमेंट का रोल कम समझा जाता है इसमें। नोमोथेटिक अप्रोच में इसमें टूल्स क्या यूज़ होते हैं, क्वेश्चनर, सर्वेज, पर्सनैलिटी टेस्ट जैसे बिग 5, MBTI, ये सब टेस्ट इसमें यूज़ होते हैं। एम क्या होता है इसका, सब लोगों के बिहेवियर में पैटर्न ढूंढना, ये इसका एम होता है। जैसे न्यूट्रिशन साइंस बोलता है ज़्यादा शुगर खाना हेल्थ के लिए ख़राब है, ये एक जनरल लॉ है जो ज़्यादातर लोगों पर अप्लाई होता है, तो ये नोमोथेटिक अप्रोच है। ठीक। इडियोग्राफिक अप्रोच मानता है कि हर इंसान यूनिक है और उसको समझने के लिए डिटेल में जाना पड़ता है, ये है इडियोग्राफिक अप्रोच। फोकस क्या होता है इसका, केस स्टडीज, इंटरव्यूज, ऑब्जर्वेशन से इसको देखा जाता है। गॉर्डन एल्पोर्ट ने ट्रेड्स को क्लासिफाई किया, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो उन्होंने बोला कि 3 तरह के ट्रेड्स हैं, कार्डिनल, सेंट्रल और सेकेंडरी। कार्डिनल ट्रेड्स यानी सबसे डोमिनेंट जो आपका ट्रेड्स है, ये पूरे पर्सनैलिटी को शेप करता है, जैसे कि ऑनेस्टी, एग्रेसिवनेस, ये आपके सबसे डोमिनेंट जो ट्रेड्स हैं जो आपको डिफाइन करते हैं। सेंट्रल ट्रेड्स जो इंपॉर्टेंट लेकिन सब कुछ डिफाइन नहीं करते, जैसे आप फ्रेंडली हो, हार्ड वर्किंग हो। सेकेंडरी ट्रेड्स होते हैं सिर्फ कुछ सिचुएशन में दिखते हैं, जैसे पब्लिक स्पीकिंग में आप शाई हो जाते हो, तो ये सेकेंडरी ट्रेड्स हैं, कभी कभी दिखते हैं, हमेशा नहीं दिखते हैं। जैसे किसी के पर्सनल डायरी पढ़ना हो, उस डायरी से हम समझते हैं कि ये इंसान अपने एक्सपीरियंसेस के हिसाब से कैसे अलग है। तो किसी इंसान को आप डीपली जब जाके समझते हैं उसकी एक एक चीज़ को, एक केस स्टडी की तरह, तो वो है इडियोग्राफिक अप्रोच। मेन डिफरेंस क्या है वो देखते हैं। नोमोथेटिक अप्रोच का फोकस क्या होता है, जनरल लॉज और पैटर्न्स ढूंढता है, और इडियोग्राफिक क्या करता है, यूनिक इंडिविजुअल को देखता है, समझता है। मेथड कौन से यूज होते हैं नोमोथेटिक में, टेस्ट यूज होते हैं, क्वेश्चनर यूज होते हैं, सर्वेज यूज होते हैं। इडियोग्राफिक में केस स्टडीज, इंटरव्यूज यूज होते हैं। पर्सनैलिटी को कैसे देखते हैं इसमें, स्टेबल, जेनेटिक, यूनिवर्सल रूल्स नोमोथेटिक में, और इडियोग्राफिक में डायनामिक, सिचुएशनल और पर्सनल लेवल पे देखते हैं। अब एक एग्जांपल से देखते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है। जैसे कि मान लीजिए नोमोथेटिक अप्रोच में जैसे हमने जाना था अभी, शुगर जो है सबके लिए हार्मफुल है, एक रूल बना दिया जो सबके ऊपर अप्लाई होता है। इडियोग्राफिक अप्रोच में देखेंगे रवि को शुगर एलर्जी है, इसलिए उसके लिए अलग डाइट चाहिए, तो पर पर्सन ये देखा जाता है इडियोग्राफिक अप्रोच। तो कंक्लूजन क्या है, दोनों अप्रोचेस इंपॉर्टेंट हैं। नोमोथेटिक हमें दिखाता है कि इंसानों में कॉमन पैटर्न्स क्या हैं, और इडियोग्राफिक हमें समझाता है कि एक इंसान अपनी कहानी में कितना यूनिक है। तो पर्सनैलिटी को पूरी तरह समझने के लिए दोनों का यूज करना जरूरी है। उसके बाद आता है क्रॉस कल्चरल इश्यूज इन पर्सनैलिटी। कल्चर एंड पर्सनैलिटी कनेक्शन, ये क्या है, हमारी पर्सनैलिटी सिर्फ जीन्स और पर्सनल एक्सपीरियंसेस से नहीं बनती, बल्कि जिस कल्चर में हम रहते हैं उसका भी बड़ा रोल होता है। लेकिन एक बात याद रखनी चाहिए, कल्चर हमारी पर्सनैलिटी को फुल्ली डिसाइड नहीं करता, सिर्फ इन्फ्लुएंस करता है। हर इंसान अपनी यूनिकनेस मेंटेन करता है। तो कल्चर एंड पर्सनैलिटी कनेक्शन के बाद आता है इंडिविजुअलिज्म वर्सेस कलेक्टिविज्म फ्रेमवर्क। तो इंडिविजुअलिज्म वर्सेस कलेक्टिविज्म फ्रेमवर्क में क्या आता है, ये सबसे कॉमन मॉडल है कल्चर का पर्सनैलिटी पर इंपैक्ट समझने के लिए। इंडिविजुअलिस्ट कल्चर्स क्या होते हैं, जैसे यूएसए है, वेस्टर्न यूरोप है, ज़्यादा फोकस होता है इंडिपेंडेंस, पर्सनल गोल, सेल्फ अचीवमेंट पर। जैसे कि मान लीजिए जॉब इंटरव्यू में अमेरिकन एम्प्लॉय बोलेगा मैंने ये अचीव किया, अपने बारे में फोकस सेल्फ पे होता है, इंडिपेंडेंस पे होता है, पर्सनल गोल्स पे होता है, अपनी सेल्फ के अचीवमेंट पर होता है, जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, इसलिए इसको बोलते हैं इंडिविजुअलिस्ट कल्चर्स। दूसरी तरफ है कलेक्टिविस्ट कल्चर, जैसे कि इंडिया हो गया, जापान हो गया, इनका ज़्यादा फोकस होता है फैमिली, टीम वर्क, ग्रुप हार्मनी पर। जैसे कि इंडियन एम्प्लॉय क्या बोलेगा, हमारी टीम ने ये सक्सेस अचीव किया। ठीक, मतलब एक तरफ आई कल्चर है, मैं, सिर्फ मैं, और दूसरी तरफ वी कल्चर है, हम। तो यह है इंडिविजुअलिस्ट वर्सेस कलेक्टिविस्ट कल्चर। लिमिटेशन और इश्यूज क्या हैं, प्रॉब्लम तब होती है जब इस फ्रेमवर्क को स्टीरियोटाइप बनाने लगते हैं।
जैसे सभी इंडियंस कलेक्टिविस्ट होते हैं, अगर ऐसे देखा जाए, ऐसे बोला जाए कि या तो फिर सभी अमेरिकन सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं, ये एजम्पशन गलत है। बेटर है कि इस फ्रेमवर्क को कल्चरल ट्रेंड समझने के लिए यूज करना, ना कि इंडिविजुअल को जज करने के लिए। ठीक, तो ये इसका एक लिमिटेशन है, लोग इसको स्टीरियोटाइप बना देते हैं। की पॉइंट्स क्या है? कल्चर हमारी वैल्यूज, ट्रेडिशन, सोशल रूल्स और एक्सपेक्टेशन के थ्रू हमारी पर्सनैलिटी को शेप करता है, चाहे एडल्टहुड में भी हम क्यों ना हो। लेकिन साथ ही बायोलॉजी, पर्सनल एक्सपीरियंसेस और इन्वायरमेंट भी इक्वली इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। तो कल्चर और पर्सनैलिटी का कनेक्शन स्ट्रांग है, लेकिन 1-to-1 रिलेशन नहीं है। इंडिविजुअलिज्म वर्सेस कलेक्टिविज्म एक यूजफुल फ्रेमवर्क तो है, लेकिन हमें स्टीरियोटाइप से बचना चाहिए। हर इंसान अपनी जगह यूनिक है, ये भी समझना चाहिए। नेक्स्ट है पर्सनैलिटी ट्रेट्स एंड द 5 फैक्टर मॉडल। ये बार बार आता रहेगा इस पूरी बुक में, 5 फैक्टर मॉडल। तो पर्सनैलिटी ट्रेट्स एंड 5 फैक्टर मॉडल का बैकग्राउंड थोड़ा समझ लेते हैं। जो अर्लियर साइकोलॉजिस्ट जैसे कि एल्पोर्ट ने थाउजेंड्स ऑफ ट्रेट्स आइडेंटिफाई किए थे। प्रॉब्लम ये थी कि ये लिस्ट बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो गई। बाद में कैटल और आइसनेक ने ट्रेट्स को क्लस्टर करके सिंप्लीफाई किया, और फाइनली 1990s में मैक्रे एंड कोस्टा ने एक सिंपल और वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल दिया, जिसे हम 5 फैक्टर मॉडल FFM या बिग 5 कहते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया, इसका बैकग्राउंड समझ में आ गया। तो 5 फैक्टर मॉडल जो है, ओशन मॉडल जिसको कहते हैं, ये 5 डिमेंशंस पर्सनैलिटी के कोर एस्पेक्ट्स को एक्सप्लेन करते हैं। तो वही है, O मतलब ओपननेस, C मतलब कंसेंससनेस, E मतलब एक्स्ट्रावर्जन, A मतलब एग्रीएबलनेस और N मतलब न्यूरोटिसिज्म। तो ये हम बार बार पढ़ चुके हैं, बहुत बार पढ़ चुके हैं। तो जिसका O यानी ओपननेस हाई है वो क्यूरियस होगा, इमेजिनेटिव होगा, ओपन टू न्यू आइडियाज़ होगा। जिनका लो होगा वो ट्रेडिशनल होगा, प्रीफर्स रूटीन, लेस क्यूरियस होगा वो। तो इस तरीके से ये हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, तो उसके पहले भी पढ़ चुके हैं, 2 चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो इसको मैं बहुत डिटेल में नहीं बताऊंगा, आपको पॉज करके आप देख सकते हैं, यहाँ चीज़ें लिखी हुई हैं, यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। तो इसको जो है ओशन बोलते हैं, एक्रोनिम होता है ये, इन सारी चीज़ों का फुल फॉर्म होता है। बिग 5 को मेजर कैसे करते हैं ये भी हम लास्ट चैप्टर में देख चुके हैं। साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं, क्वेश्चनर यूज़ करते हैं। इसमें फेमस टेस्ट होता है इसमें, नियो पाई आर। कोस्टा और मैक्रे ने 1992 में इसमें 30 सब ट्रेट्स मेजर होते हैं, 6 जो है हर फैक्टर के अंदर होते हैं, 6 5 30, तो 6 हर के अंदर होते हैं और 30 आपके सब ट्रेट्स मेजर होते हैं। अक्रॉस कल्चर्स, जब बिग 5 को डिफरेंट कल्चर्स और लैंग्वेजेस में टेस्ट किया गया तो एक्स्ट्रावर्जन EAC लगभग हर जगह मिले, यानी एक्स्ट्रावर्जन, एग्रीएबलनेस, कंसेंससनेस, ये लगभग हर जगह मिले अलग अलग कल्चर्स में जब देखा गया। न्यूरोटिसिज्म और ओपननेस कभी कभी क्लियरली नहीं दिखते हैं। मतलब एक ही क्वेश्चनर हर कल्चर में 100% एक्यूरेट रिजल्ट नहीं दे सकता, कहने का मतलब ये है। तो कल्चर वाइज भी डिफरेंट होता है, 100% एक्यूरेसी नहीं आ सकती हर जगह। तो द 5 फैक्टर मॉडल जो था ने पर्सनैलिटी को समझना बहुत इजी बना दिया। ये 5 डायमेंशन साइकोलॉजी में सबसे वाइडली यूज होते हैं, बहुत यूज होते हैं आज भी। लेकिन हमेशा याद रखिए, कल्चर के डिफरेंसेस को कंसीडर किए बिना हम किसी इंसान की पर्सनैलिटी को पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं कर सकते। अब आता है इश्यूज रिलेटिंग टू थ्योरेटिकल मॉडल्स ऑफ पर्सनैलिटी। क्या इश्यूज हैं जो ये थ्योरेटिकल मॉडल्स ऑफ पर्सनैलिटी? तो पर्सनैलिटी को समझने के लिए साइकोलॉजिस्ट ने अलग अलग मॉडल्स दिए हैं, जैसे साइको एनालिटिक। अब ये थ्योरेटिकल मॉडल्स है, अभी तक हम लोग जो देख रहे थे वो सब साइंटिफिक थे। थ्योरेटिकल मॉडल्स हैं जैसे साइको एनालिटिक जो सिगमंड फ्रॉइड ने बनाया, बिहेवियरिस्ट अप्रोच है जो स्किनर ने, और ह्यूमनिस्टिक है जो रॉजर्स और मैस्लो ने दिया। ये सब थ्योरीज हैं लेकिन बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। हर मॉडल अपने एंगल से सही लगता है, लेकिन एक भी मॉडल कंप्लीट पिक्चर नहीं देता। इसीलिए साइकोलॉजिस्ट अक्सर एक एक्लेक्टिक अप्रोच सजेस्ट करते हैं, मतलब डिफरेंट मॉडल्स के यूजफुल पार्ट्स को कंबाइन करके समझना। वो कहते हैं कि एक ही मॉडल के पीछे मत भागो किसी चीज़ को समझने के लिए, सबका थोड़ा थोड़ा यूज़ करके आप समझने की कोशिश करो, तो आपको ज़्यादा क्लियर पिक्चर मिलेगा। अब पर्सनैलिटी थ्योरीज जो हैं, इनमें इशूज़ क्या हैं? मेजर इशूज़ को जिनके ऊपर थ्योरीज डिफर करती है वो ये है, फ्री विल वर्सेस डिटर्मिनिज्म। फ्री विल क्या होता है? हम अपनी चॉइसेस से अपना बिहेवियर डिसाइड करते हैं, कि हमारे पास ये फ्री विल है, अपनी खुद की इच्छा से हम अपनी बिहेवियर डिसाइड करते हैं। डिटर्मिनिज्म क्या कहता है? हमारा बिहेवियर बायोलॉजी, अपब्रिंगिंग और इन्वायरमेंट से फिक्स्ड होता है, हम कुछ नहीं डिसाइड करते हैं। तो ये फ्री विल वर्सेस डिटर्मिनिज्म है। जैसे कि क्या एक स्टूडेंट एग्जाम में फेल हुआ क्योंकि उसने चॉइस से पढ़ाई नहीं की, या इसलिए क्योंकि उसके सर्कमस्टेंसेस वीक थे?
ठीक, तो ये हो गया फ्री विल वर्सेस डिटर्मिनिज्म। दूसरा यूनिकनेस वर्सेस यूनिवर्सैलिटी। यूनिकनेस क्या है? हर इंसान यूनिक है, ये कहता है। यूनिवर्सैलिटी क्या कहती है? कुछ बिहेवियर सब में कॉमन होते हैं। जैसे एक आर्टिस्ट की क्रिएटिविटी यूनिक है, लेकिन भूख लगती है, बेसिक इमोशंस होते हैं, वो यूनिवर्सल हैं। तो ये भी एक फैक्टर है जो दोनों चीज़ें देखी जाती हैं। थर्ड है साइकोलॉजिकल वर्सेस पर्पोजिव मोटिवेशन। साइकोलॉजिकल मोटिवेशन यानी बेसिक नीड जैसे कि खाना पीना सेक्स मेन ड्राइवर्स हैं, ये साइकोलॉजिकल अप्रोच कहता है, साइकोलॉजिकल मोटिवेशन। पर्पसिव क्या है? लोग वैल्यूज गोल्स और हायर पर्पस के लिए भी मोटिवेट होते हैं। जैसे कि एक आदमी सिर्फ रोटी के लिए काम करे या अपने ड्रीम्स फुलफिल करने के लिए, दोनों चीज़ें वो करता है। तो साइकोलॉजिकल वर्सेस पर्पसिव मोटिवेशन है ये। तो ये भी एक बार बार इश्यूज आते हैं समझने में। कॉन्शियस वर्सेस अनकॉन्शियस मोटिवेशन। कॉन्शियस मोटिवेशन मतलब हम जो सोच समझकर डिसीजन लेते हैं। अनकॉन्शियस मतलब हिडन डिज़ायर्स, फियर्स जो हमें बिना पता चले ड्राइव करते हैं। जैसे कोई इंसान पब्लिक स्पीकिंग अवॉइड करके कॉन्शियसली क्यों अवॉइड करता है? उसे लगता है कि मैं इंट्रोवर्ट हूँ, या अनकॉन्शियसली क्योंकि बचपन में एम्बेरस हुआ था, तो इसलिए उसको सामने सबके जाने में डर लगता है। तो ये कॉन्शियसनेस वर्सेस अनकॉन्शियसनेस मोटिवेशन। स्टेज वर्सेस नॉन स्टेज डेवलपमेंट। स्टेज डेवलपमेंट कहता है डेवलपमेंट फिक्स स्टेजेस में होती है, जो फ्रीड और एरिक्सन कहते हैं। एक अलग अलग स्टेज में अलग अलग तरह की डेवलपमेंट होती है, ये बोलते हैं। नॉन स्टेज वाले क्या कहते हैं? डेवलपमेंट कॉन्टिन्यूअस और फ्लेक्सिबल है, वो होता रहता है, फिक्स स्टेप्स नहीं होते इसमें। जैसे बचपन, प्यूबर्टी, एडल्टहुड, ये स्टेजेस हैं। वर्सेस लर्निंग और ग्रोथ हर एज में पॉसिबल है। तो ये भी एक दोनों में अलग अलग चीज़ें बोली जाती है। फिर आता है कल्चरल डिटर्मिनिज्म वर्सेस कल्चरल ट्रांसेंडेंस। कल्चरल डिटर्मिनिज्म मतलब कल्चर ही पर्सनैलिटी शेप करता है, ये कहता है कल्चरल डिटर्मिनिज्म। कल्चरल ट्रांसेंडेंस कहता है पर्सनैलिटी कल्चर से ऊपर उठकर भी डेवलप हो सकती है। जैसे एक इंडियन बच्चा कलेक्टिविस्ट कल्चर में पला है, फिर भी वो इंडिपेंडेंट सोच डेवलप कर सकता है। उसके बाद आता है अर्ली वर्सेस लेट पर्सनैलिटी फॉर्मेशन। अर्ली वाले क्या बोलते हैं? फ्रूड जैसे थ्योरिस्ट कहते हैं कि चाइल्डहुड में ही पर्सनैलिटी सेट हो जाती है, बाद में हम उसी हिसाब से डिसीजन बिहेवियर बनता जाता है, रिएक्ट करते रहते हैं बस, लेकिन मेन जो फाउंडेशन है वो बचपन में ही हो जाता है। लेट पर्सनैलिटी फॉर्मेशन वाले क्या कहते हैं? ह्यूमनिस्टिक थ्योरिस्ट बोलते हैं कि एडल्टहुड में भी पर्सनैलिटी चेंज और ग्रो कर सकती है। जैसे कि कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा के बावजूद एक अडल्ट काउंसलिंग और सेल्फ ग्रोथ से चेंज हो सकता है। उसके बाद आता है ऑप्टिमिज्म वर्सेस पेसिमिज्म। ऑप्टिमिज्म क्या बोलता है? ह्यूमंस जो है नेचुरली गुड और ग्रोथ ओरिएंटेड होते हैं। ये मैस्लो की और रॉजर्स की थ्योरीज हैं कि ह्यूमंस जो है नेचुरली गुड होते हैं और ग्रोथ ओरिएंटेड होते हैं। पेसिमिज्म थ्योरी क्या कहती है? ह्यूमंस सेल्फिश होते हैं और डिस्ट्रक्टिव टेंडेंसीज लेकर आते हैं। ये फ्रूड और होब्स कहते हैं। जैसे कि एक इंसान दूसरों की हेल्प करता है क्योंकि वो इनहेरेंटली अच्छा इंसान है, ये ऑप्टिमिज्म हो गया। या फिर हेल्प करता है ताकि उसके खुद के नीड्स फुलफिल हो जाएं, ये पेसिमिज्म कहता है। एक ही चीज़ को देखने के अलग अलग तरीके हैं। तो ये की इश्यूज़ हैं पर्सनैलिटी थ्योरीज़ में, अलग अलग जो भी हमने पढ़ा, इसको याद करने की चीज़ है, ये बड़ी मज़ेदार चीज़ है। तो पूरी बात का कंक्लूजन क्या हुआ? हर थ्योरेटिकल मॉडल इन इश्यूज़ में एक साइड चूज़ करता है, इसी वजह से मॉडल्स एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। कोई कहता है कुछ, कोई कहता है कुछ। तो बेस्ट अप्रोच यही है कि हम एक्लेक्टिक अप्रोच यूज़ करें, यानी सबका मिक्सचर, अलग थ्योरीज के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को कंबाइन करके एक बैलेंस्ड अंडरस्टैंडिंग बनाइए, ताकि आप अच्छे से पर्सनैलिटी को समझ पाएँ। तो ये था हमारा आज का चैप्टर। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और अगर आपको इस सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए, MCQs चाहिए, तो आप मेरी मेल ID pxmonks@gmail.com पर मुझे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। मैं आपको भेजने की पूरी कोशिश करूँगा। आपने इतनी देर तक वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी सो केयरफुली एंड गिविंग योर प्रीशियस टाइम। अगर आपको मेरी ये कोशिश अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और आपके कुछ इनपुट्स या फिर क्वेरीज हैं तो कमेंट करें। आपके इनपुट्स और फीडबैक से ही हम अपनी इस कोशिश में और इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। So keep listening, keep learning. See you in our next video. Thank you very much.